नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश में इस वर्ष 2025 में राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है, जो 4 वर्ष विलंब से हो रही है। वास्तव में इसे 2021 में संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन 2021 में सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। इस वजह से यह 4 वर्ष विलंब से हो रही है। अगर एक आध वर्ष पहले की बात करें कि तब हो जाना चाहिए था, तो आज की जो वर्तमान सरकार है वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, स्पीड स्केल पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो इस बार की जनगणना बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और वृहद तरीके से की जानी है, जिससे कि बहुत ही डिटेल में डेटा सरकार के पास उपलब्ध हो, जिससे जनहितार्थ योजनाएं बनाई जा सके और हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य मिल सके, नौकरी अवश्य मिल सके, या सरकार के पास सभी के हुनर का ठीक ठाक सही तरीके से डेटा उपलब्ध हो। कई चीजें इसमें जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिससे सारी की सारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो सारी की सारी जो है डेटा है, उसको डिजिटली कलेक्ट किया जा सके, जिससे उसको डिजिटली आगे जाकर के एनालाइज करके देश के हित में इस्तेमाल किया जा सके। वैसे तो आजादी से पहले से जनगणना हो रही है। पहली पूर्ण जनगणना हमारे देश में 1881 में हुई थी, जब ब्रिटिश यहां थे, उन्होंने कराई थी। और उस समय से ये चला आ रहा है, प्रति 10 वर्ष के पश्चात देश में जनगणना होती है। यानी आजादी से पूर्व करीब 6 बार जब ब्रिटिश यहां थे तब जनगणना हुई थी, और उसके बाद आजादी के बाद अब जनगणना हो रही है। तो हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना हो रही है। पहली जनगणना आजादी के बाद जो हुई थी वह 1951 में हुई थी, और उसके बाद लगातार जो है क्रमवार 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती रही है। बीच में ब्रेक जो आया है वो 2021 की ही जनगणना में आया है। जनगणना मतलब भारत के सभी नागरिकों की गिनती करना। भारत के सभी नागरिक जो है उनको अलग अलग आधार पे गिनती कर लेना कि कुल हिंदू आबादी कितनी है, कुल बाकी संप्रदाय की आबादी कितनी है, महिला आबादी कितनी है, पुरुष आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, ग्रामीण आबादी कितनी है, बहुत से पैरामीटर्स पे। यहां तक तो समझ में आता है और यहां तक ठीक है, लेकिन जो विपक्ष मांग कर रहा है, और विशेषतः कांग्रेस, राहुल गांधी, की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों चाहते हैं कि वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए? हिंदू एक रहे तो इस देश की भलाई है, हिंदुओं की भलाई है, सबकी भलाई है। अगर जो जातियों में बांटा गया तो हम बिहार के उस लालू के दौर के खूनी संघर्ष को, जाति आधारित खूनी संघर्ष को नहीं भूल सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे देश में जातीय वैमनस्य पैदा किए जाते रहे हैं राजनैतिक दलों के द्वारा, जिससे कि उन्हें राजनैतिक लाभ मिल सके। आप लालू यादव की बात करिए, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? भाई, जातीय आधार पे राजनीति करके, जातीय राजनीति करके वो सत्ता में आते रहे, लौटते रहे, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार के उसी शासन को, लालू के उसी शासन को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। ऐसा क्यों था? क्यों लालू के शासन को जो है जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी? क्योंकि लालू बिहार का हित करने नहीं आए थे। उनके पास वो विजन ही नहीं है, वो दृष्टि ही नहीं है, वो रणनीति ही नहीं है, वो सोच ही नहीं। ऐसी सारी की सारी जो जाति जो है आधारित पार्टियां हैं, या जाति आधारित राजनीति करती हैं, या जो पारिवारिक पार्टियां हैं, उनमें किसी तरीके की योग्यता कहें, या किसी तरीके की जो है एक बौद्धिक दक्षता कहें, या किसी तरीके की रणनीति कुशलता कहें, देश और राज्य की तरक्की के लिए ऐसी कोई चीज नहीं होती।
उनको फॉर्मूला मिल गया कि जो है जातियों के आधार पे जो है हिंदू समाज को तोड़ दिया जाए, उसमें से 2 4 6 जातियां हमें वोट कर देंगी, बाकी मुस्लिम्स को हम अपने साथ में रख लेंगे और हम जीत जाएंगे। एक परिवार सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सुख भोगने के लिए पूरे समाज को काटता बांटता और तोड़ता रहा। हर राज्य का मैं अलग अलग कह रहा हूं, तो क्या मतलब होता है इसका? भाई वो इंसान स्वार्थी हो सकता है, वो सत्ता लोलुप हो सकता है, वो भोगी हो सकता है, लेकिन जनता का विवेक कहां चला जाता है? जनता जातियों में क्यों बढ़ जाती है? ये माना जा सकता है कि कुछ स्वार्थी लोग पहले भी रहे होंगे जिन्होंने समाज में जाति का जहर घोला, लेकिन अधिकांशतः लोग जो है वो ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं होने चाहिए। और वर्तमान स्थिति में देखें तो पूरे हिंदू समाज को एक हो जाना चाहिए और सभी दलों तक यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से पहुंच जानी चाहिए कि हिंदू जातियों में नहीं बटेगा। आपको राजनीति करनी है, आपको हमारे वोट चाहिए, आपको हमारे वोट मिलेंगे। आप बताइए, आप पूरे हिंदू समाज के लिए या पूरे भारत के लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या विजन है? अब वो खोखले वाले तो समय रह नहीं गए। अब तो हर एक चीज रिकॉर्ड हो जाती है, वीडियोस में रिकॉर्ड हो जाती है, ऑडियोज में रिकॉर्ड हो जाती है और वो रिकॉर्डेड रहती है। और जब भी कोई झूठ बोलेगा या अपनी बात से जो है मुकरेगा तो जनता उसके सामने जो है उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगी। तो अब वो समय नहीं रहा कि हाँ कहा था और लोग भूल गए होंगे या लोगों के पास साक्ष्य नहीं होगा या कहीं किसी एकाध जो है जो मीडिया कर्मियों के पास या मीडिया हाउसेस के साक्ष्य होगा। आजकल हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में साक्ष्य है, किसने क्या कहा और क्या किया। तो कहने का मतलब ये है कि जातियों में हिंदू समाज को बांटना या हिंदू समाज का जातियों में बंट जाना, ऐसे भाई वो जातियों में बांटना चाहते हैं, समझ में आता है, उनका स्वार्थ समझ में आता है, वो सत्ता लोलुप हैं, उनको भारत से कुछ नहीं लेना देना, भारत के गौरव से कुछ नहीं लेना देना, हिंदू समुदाय से कुछ नहीं लेना देना। हिंदू समुदाय क्या, पूरे भारतीय समुदाय से कुछ नहीं लेना देना। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, वो सत्ता भोग के वो चले जाएंगे या सत्ता भोगते रहेंगे और लौट के आते रहेंगे और सत्ता भोगते रहेंगे जब तक उनका ये जो है, जब तक उनकी ये रणनीति कामयाब होती रहेगी। देश को क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा, हिंदू समाज को क्या मिलेगा, भारतीय समाज को क्या मिलेगा? यह भारत के लोगों को, हिंदू समुदाय को यह सोचना है। तो ऐसी चीजों से बचने की आवश्यकता है। राहुल गांधी बार बार कहते चले आ रहे हैं कि हम जाति जनगणना करा के रहेंगे, यहां तक कि उन्होंने संसद में भी यही बात कही कि हम जाति जनगणना करा के। क्यों कराना चाहते हैं आप बताइए? जनता अपने आप से स्वयं सवाल पूछे कि इससे जनता का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। जो आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जाता है वो भी कुछ नहीं है। देश मजबूत है, सरकार सही है, सरकार राष्ट्र भक्त है, सरकार जो है जनहितैषी है, तो वैसे भी सबका ख्याल रखेगी। जो भी पिछड़ रहा होगा उसको समाज की मुख्य धारा में लाना और सबका हित करना, सबके लिए काम करना। सरकार अच्छी चुने आप। जो जातियों के आधार पे जो है आपसे वोट मांग रहा है, वो जब समाज को पहले ही काट बांट करके छाट करके जो है वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, तो वो समाज के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। यही वजह है कि हमें स्वतंत्रता मिले इतने वर्ष हो गए, 7.5 दशक हो गए, और क्या हुआ? तो यह समाज को समझने की, सोचने की जरूरत है। हिंदू समुदाय अब जातियों में नहीं बटेगा। खैर, हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी सदन में भी, संसद में, लोकसभा में खड़े होके कहते हैं मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा। कैसे करा लेंगे भाई आप? आपके पास सदन में बहुमत तो है नहीं, आप विपक्ष में हैं, आपकी पार्टी के पास इतनी जो है इतनी शक्ति नहीं है, आपके पास इतने जो है एमपीज नहीं है, और आप पूरे इंडिया अलायंस को भी ले लें तो इतने एमपीज नहीं है। तो कानूनन और संवैधानिक रूप से आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर जो कोई कुछ कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है और मोदी सरकार कर सकती है। लेकिन अभी 4 तारीख को ग्रामीण महोत्सव हुआ,
एक्चुअली इसी महोत्सव के होने की वजह से ये विचार आया मुझे कि इस पर जो है वीडियो बनाना है, क्योंकि इस पे वीडियो बनाना था, लेकिन अब ये बन रहा है, आज बन रहा है, ये मैंने नहीं सोचा। तो उस ग्रामीण महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा कह लें, संकेत दिया कि हिंदू समाज को जातियों में अपने आप को बंटने से रोकना है। किसी की भी ऐसी जो है एक ऐसी किसी जो है बहकावे में नहीं आना है कि वो हमें बांट सके। हम अगर बटेंगे, हिंदू समुदाय अगर जो बटेगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा, देश पिछड़ जाएगा। अब हम इस चीज की जो है इस चीज को जो है नहीं जो है बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा देश पिछड़े, हम पिछड़े, हिंदू पिछड़े या भारत पिछड़े। तो जिम्मेदारी हिंदुओं को सामूहिक रूप से अपने कंधे पे लेनी है। भारत के प्रति जो भक्ति है उसका जो है प्रमाण हिंदुओं को स्वयं देना है। हिंदू मतलब एक हिंदू, सारे हिंदू एक हैं। कभी कुछ हुआ होगा, हर जगह नहीं हुआ, लेकिन कहीं कुछ हुआ, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, वो कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से कहीं कैसे बढ़ गया। हमारा समाज तो वर्णों में बटा हुआ था, ये जातियों पे कैसे आ गया। जाहिर सी बात है कुछ लालची, धूर्त और स्वार्थी प्रकृति के लोग अवश्य रहे होंगे जिन्होंने समाज के ताने बाने को पूरी तरीके से बिगाड़ के और छिन्न भिन्न करके रख दिया। राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि हम जाति जनगणना करा के रहेंगे? राहुल गांधी के पास इतना मस्तिष्क है, इतना विवेक है। अरे इसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश है भाई। ये राहुल गांधी सिर्फ नहीं बोलते हैं, जुबान सिर्फ राहुल गांधी की होती है, दिमाग किसी और का होता है। जिस गति से भारत तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से विश्व में उसकी जो है उसकी धाक और धमक बढ़ रही है, उससे बहुत से राष्ट्रों को और बहुत से राष्ट्राध्यक्षों को परेशानी है। और ये जो है हमारे देश का पिछले 150 साल या उससे भी ज्यादा का इतिहास रहा है कि भारतीय समाज को कमजोर करना है। भाई अंग्रेज भी आए, डिवाइड एंड रूल करके गए, बांटो और राज करो। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, बांटो और राज करो। तो उनको पता है हिंदू समाज बट गया यानी कमजोर पड़ गया। ये उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ये सभी हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि एक गलती को इंसान 2 बार 3 बार दोहरा ले तब उसे दोबारा उठ खड़े होने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हम दोबारा उठ खड़े हुए हैं, अब वह गलती नहीं दोहरानी है। तो इसके पीछे पूरी अंतरराष्ट्रीय साजिश और टूल किट काम कर रही है। तो हम बात कर रहे थे ग्रामीण महोत्सव में मोदी जी ने ऐसे संकेत दिए, इसको लेकर के कुछ हमने देखा। इधर जो है विश्व हिंदू परिषद, उसके भी जो है कुछ बयान आ रहे हैं। अभी वो एक प्रोग्राम करने जा रही है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहां पे उसका स्लोगन है, उसका नारा है कि नेशन फर्स्ट कास्ट नेक्स्ट, यानी पहले राष्ट्र की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, जाति की बात बाद में कर लेंगे। तो भाई जाति हमारी पहचान हो सकती है। तो इसमें क्या है, एक घर में जो है आपके पास किसी भी चीज में ले लें तो उसमें भाई बहुत सी चीज, एक पेड़ के भी बहुत, उसका ट्रंक होता है, उसकी ब्रांचेज होती हैं, उसकी पत्तियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। एक घर ले लें, वरांडा होता है, लॉन होता है, रूम्स होता है, ड्राइंग रूम होता है, कितना कुछ नहीं होता है, वैरायटीज होती हैं। तो इसका मतलब, लेकिन है वो पूरा घर ही, है वो पूरा पेड़ ही। इसी तरीके से हिंदू समाज पूरा हिंदू समाज ही है। मैंने जो भी उदाहरण ले लिया मेरे मस्तिष्क में आया अचानक से, इस पे गहन चिंतन करके एक बहुत अच्छा उदाहरण लेना चाहिए था। तो ये पूरा हिंदू समाज ही है। तो इसको एक ही रहना, जैसे एक घर एक है, अलग अलग अवयवों से मिलके बना हुआ, अलग अलग यूनिट से मिलके बना हुआ, वो एक है। उसी तरीके से पूरे हिंदू समाज को एक होके रहना है, जिससे हम सरवाइव कर सकें। भाई हमें आप बताएं जरा, दुनिया में
कितने दर्जनों देश हैं जो मुस्लिम देश हैं। अच्छी बात है, ठीक है भाई, वो हैं। कम से कम 15 से 20 देश हैं जिन्होंने अपने आप को क्लियरली क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, अच्छी बात। एक भी देश क्या हिंदू देश है? हम यहां पे ये नहीं कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को नहीं रहना है, किसी को नहीं रहना, सबको रहना है। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं कि भैया हमारे लिए कौन सा देश है, कौन सी जगह है, कौन सी जमीन है। तो एक देश हिंदुओं का भी होना चाहिए, जो भी आता है भाई। हमने तो शताब्दियों से सबको ही जो है यहाँ पे शरण दी हुई है, सबका जो है स्वागत किया हुआ है, सबको समान हक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये समझने की जरूरत है कि हम जातियों में ना बटें। चाहे विपक्षी पार्टियां हैं, वो सत्ता लोलुपता में आकर के, सत्ता के लालच में आकर के कितना भी नीचे गिर सकती हैं। राष्ट्र का चाहे जितना भी जो है नुकसान हो जाए, राष्ट्र चाहे जितना गर्त में चला जाए, आखिर हम जो है हमारे ऊपर ये मुगल और ब्रिटिश शासन करके कैसे गए भाई? हमारे पराक्रम, हमारी वीरता, हमारी देशभक्ति की गाथा तो सारी दुनिया गाती है, और हमारे ज्ञान का भंडार और हिंदू दर्शन, उससे सारी दुनिया प्रेरणा लेती है। हम विश्व गुरु होते हुए भी जो है मुगलों के अधीन आ गए और ब्रिटिश के अधीन आ गए। जरूर हमारे में से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, या तो कुछ ऐसे थे जो सुप्तावस्था में थे। तो अब किसी को सुप्तावस्था में सोए रहने की जरूरत नहीं है, सबको जगने की जरूरत है। कुछ ऐसे थे स्वार्थी, लालची थे, कपटी थे, जिन्होंने गद्दारी की सत्ता के लालच में या किसी चीज के लालच में। आज के समय में भी हम यही देख रहे हैं कि हमारे देश में सत्ता लोलुप जो विपक्ष है, या राज्यों में जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो किसी हद तक जा सकते हैं। लालू का हमने एग्जाम्पल लिया, पूरे बिहार को क्यों ले रहा हूं? लालू से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये एकदम सटीक एग्जाम्पल बैठता है ना भाई। जिस लालू यादव ने जो है इतने वर्षों तक कई बार राज किया, उनकी वाइफ ने राज किया, और उसके बावजूद भी जो है वहां कोई विकास नहीं हुआ, जातीय संघर्ष होता रहा, वहां पे जंगल राज का पर्याय बन चुका था। कर क्या रहे थे लालू यादव? सत्ता सुख भोग रहे थे। बिहार से कुछ नहीं लेना था, बिहार की जनता से कुछ नहीं लेना था, देश से कुछ नहीं लेना था। क्यों कर आखिर हमारे कुछ राज्य जो है बीमारू राज्य बन गए? बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसको बीमारू राज्य कहा जाता था आज से 10 वर्ष पहले की ही बात करें तो। और अगर जो आप ध्यान से देखें तो ये हिंदी पट्टी भी ज्यादातर कहलाता है। तो ऐसा क्यों जातियों में इतना बांटा गया कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष में ही रहे, और ये राज्य पिछड़ते चले गए। क्या हमेशा से ये पिछड़े हुए थे? राजस्थान यानी राजाओं का स्थान था वो, जहां पे सबसे ज्यादा राजवाड़े थे, सबसे अमीर समृद्ध राजवाड़े थे। राजस्थान बीमारू राज्य, बताएं आप। उत्तर प्रदेश जहां पे भगवान राम का जो है अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, पता है? क्या इन राज्यों का बीमारू राज्य बनने का कोई भी वजह बनती थी? नहीं बनती थी। ये जाति ही थी। ये जो है रूलर्स रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स में रहे, इन्होंने जातियों में बांटा है, और इसी वजह से जो है ये राज्य जो कभी बहुत ही जो है सफल, समृद्ध, शक्तिशाली होंगे, एकता खंडित हुई और जो है जातियों में बटे, वो बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गए। बताएं। तो अब ये समझने की जरूरत है, अब ये सीखने की जरूरत है, अब से आगे ऐसा नहीं होगा। सरकार पे पूरा दबाव है। राहुल गांधी तो एग्जाम्पल ये लेते हैं भाई कि रेलवे में कितने कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है, पारदर्शी है। मैं भाई कहीं पे कोई घूस लेकर के कुछ गलत तरीके से किसी को दे देता हो, या कुछ जो है कोई पद लेने में जो है सफल हो जाता हो, तो वो तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, और जब भी भ्रष्टाचार उजागर होगा उसकी जांच होगी, उनको सजा मिलेगी। लेकिन
नियमतः और स्पष्टता, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ क्लियर है। राहुल गांधी तो यहां तक कि जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं यानी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी देखते हैं, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन में भाई कौन उनकी जाति पूछता है। यानी कि भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जबरदस्ती वो उनके दिमाग में कुछ ठूसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के समय में यह इतना आसान दिखता नहीं है। हमें हमारे देश के जो दल हैं जो इस तरीके से मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारतीय समाज की बात कर रहा हूं। पूरा भारतीय समाज एक होना चाहिए, पूरा भारत एक होना चाहिए, लेकिन पूरे भारत को एक होने के लिए पहले पूरे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, फिर वो हिंदू मिलकर के पूरे भारत को एक करेंगे। भाई हम कहते हैं ना अखंड भारत, अब आज की डेट में अखंड भारत का मतलब क्या? वो सारा भूभाग जो कभी अखंड भारत का हिस्सा होता था, क्या हम उसको दोबारा वापस लेंगे? क्या यह प्रैक्टिकल लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? हम आज भी अखंड भारत का सपना अपने दिल में बसा के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अखंड भारत है ये एक सांस्कृतिक भारत होगा, यानी वह सारा भूभाग धरती पे जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा था, वहां के लोग जो सेम संस्कृति, समान परंपराओं का अनुपालन करते थे, पालन करते थे, उनको उनके अंदर वो सोच, वो सोई हुई सोच या वो मूर्छित पड़ी सोच या वो कहीं कमजोर पड़ी सोच को दोबारा जगाया जाए, दोबारा उनको जो है उसके गौरव की याद दिलाई जाए और कहा जाए ये पूरा भूभाग हम सभी कभी एक थे, आज हम फिर सांस्कृतिक रूप से एक हो जाते हैं। और हर जगह आप देखें, थाईलैंड में देखें, इंडोनेशिया में देखें, रामायण मनाई जाती है, क्या कुछ नहीं होता? सारी चीजें आज भी स्पष्ट है, दिखती हैं, मनाई जाती हैं, होता है। तो जब हिंदू ही एक नहीं होगा तो पूरा भारत एक कैसे होगा? और पूरा भारत एक नहीं होगा तो हम अखंड भारत को एक कैसे करेंगे? अखंड भारत मतलब सांस्कृतिक तौर पर सारा का सारा भूभाग जो कभी भारतवर्ष होता था, हम जमीन के एरिया, हम क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं कि पूरा क्षेत्रफल एक गवर्नमेंट से रूल हो, लेकिन वो पूरा भूभाग सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बंध जाए। सोचिए हमारे देश का, भारतवर्ष का की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, विश्व में उसकी जो है उसका गौरव कितना बढ़ जाएगा, उसकी इमेज कितनी मजबूत हो जाएगी, उसकी शक्ति कितनी मजबूत हो जाएगी। तो हिंदुओं को सबको एक होना है, उसके बाद पूरे भारत को एक होना है और उसके बाद जो है अखंड भारत को भी एक होना है। अब हम बात करते हैं, भाई विपक्ष तो कर नहीं सकता। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई थी, लेकिन जाति जनगणना कराने का संवैधानिक हक सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है ही नहीं। तो उसको आप जातीय सर्वेक्षण बता सकते हैं लेकिन जनगणना नहीं बता सकते। इसी तरीके से कांग्रेस की कर्नाटक में सिद्धारमैया की इससे पहले सरकार थी, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का प्रयास किया था, उसको भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा कि वो जातीय सर्वेक्षण था। जातीय जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार में जो गृह मंत्रालय है उसके पास है, इसका जो है अलग डिपार्टमेंट होता है, उसके आयुक्त जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है जनगणना कराने की। अब बात करते हैं जो सत्ता पक्ष करा सकता है, क्या उसके पास कोई पेच है या उसके ऊपर कोई दबाव है? तो सत्ता पक्ष को दो पार्टियां जो हैं वो समर्थन दे रही हैं एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। एक नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार से विरोध के स्वर उठते नहीं दिख रहे हैं और वो एक बार जातीय जनगणना जो है करा चुके हैं या सर्वेक्षण करा चुके हैं। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो है पहले जातीय जनगणना की जो है को लेकर के जो है कुछ ऐसा रुख आ रहा था कि वो इसके पक्ष में है। तो चंद्रबाबू नायडू अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार जब वो बने थे तो अपने ससुर जी को जो है अपदस्थ करके और जो है उन्हीं की गद्दी छीन करके उस पर बैठ गए थे।
इसके बाद जब वो 2 बार बने हैं तो वो तभी 2 बार बने हैं जब भाजपा के समर्थन से वो जो है उन्होंने चुनाव लड़ा। भले ही भाजपा जो है आंध्रा में मजबूत नहीं है, लेकिन भाजपा के समर्थन में आकर के, समर्थन के साथ चुनाव लड़ करके ही चंद्रबाबू नायडू जो है दोनों बार सरकार में आए हैं आंध्र प्रदेश में। 2 बार जब भाजपा से वो अलग हो गए थे तब वो सरकार में नहीं आ पाए थे। चंद्रबाबू नायडू को या सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स का वोट मिलता है तो उन्हें लगता है भाजपा के साथ जाने में, जब उन्हें लगता है भाजपा के साथ जाने में जो है उनका नुकसान हो सकता है तो भाजपा से अलग हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही बार हार गए और भाजपा के साथ फिर आते हैं कि उन्हें लगता है कि जो कुछ प्रतिशत वोट मुस्लिम्स का हमें नहीं भी मिलेगा तो हिंदुओं का वोट इतने प्रतिशत बढ़ जाएगा कि वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो वो मोदी और भाजपा के जो है प्रभाव में आकर के आ जाते हैं और जीत भी जाते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू से भी नहीं लगता है कि किसी तरीके के विरोध हो सकता है। एक और भी पार्टी है वहां पे पवन कल्याण की, लेकिन पवन कल्याण सनातन धर्म के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं और अपने दिल की बात इतना स्पष्ट किसी राजनेता का कहना, किसी नेता का कहना अपने आप में जो है एक उदाहरण के रूप में है। ऐसा जनरली होता नहीं है। जो नेता होते हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन कल्याण वो डायरेक्टली अपने दिल से बोलते हैं। तो ये बात है। तो हमें लगता है सरकार ने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गठबंधन के अंदर सहमति बनानी शुरू कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है 4 जनवरी का ये जो ग्रामीण महोत्सव था उस पे जो है ये दिल्ली में उस पे इनका बयान आया है प्रधानमंत्री मोदी का कि हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे तत्वों के बहकावे में नहीं आना है कि हिंदू समाज जातियों में टूटे। तो ये चीज जो है सारी जनता को, सबको ध्यान रखनी। आखिर भाई योगी जी का नारा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हिंदुओं में उनको दिखा चुका है हिंदुओं को कि उनकी शक्ति सामूहिक रूप से कितनी है। हरियाणा बीजेपी जीत गई, महाराष्ट्र बीजेपी जीत गई, या मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है। तो वास्तव में ये सिर्फ नारे नहीं है या राजनैतिक लाभ हानि के गणित नहीं है, यह 100% यथार्थ है कि हम हिंदू बचे रहें, बने रहें, उनकी संस्कृति बनी रहे, उसका गौरव बना रहे, हिंदू बढ़ता रहे, प्रगति पे पथ पे रहे और जो है किसी तरीके की बेवजह का तनाव, टेंशन समाज में, हिंदू समाज के मध्य में ही ना रहे। सब एक रहें, सब सेफ रहें, सब खुश रहें, सब तभी जाकर के जो है वो अपने पूरे हिंदू समाज को और पूरे भारत को दुनिया में खुश रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, जो है शक्तिशाली रख सकते हैं और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं नया हूं चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।